हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो जब भी हम काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करते हैं, कौन सा ऑर्गन सिस्टम हमारे दिमाग में आता है? यस, यू आर राइट, हमारे दिमाग में एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। ठीक है, और अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे दिमाग में किडनीज आता है, क्योंकि किडनी इज अ वेरी मेजर ऑर्गन इन आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगर हम एनिमल्स में देखें तो कितने तरह के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल किंगडम्स में? बहुत तरह के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग फाइला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इन एनिमल्स में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। ओके, तो ऐसे एनिमल्स जो एक्वेटिक होते हैं, उनकी बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाए तो उनके लिए बहुत आसान है उस कमी को फुलफिल कर देना, उस कमी को पूरी कर देना। क्यों? क्योंकि उनके इमीडिएट सराउंडिंग में पानी बहुत सारा प्रेजेंट है, उनका हैबिटेट ही एक्वेटिक है, तो इजीली पानी ले सकते हैं अपने इमीडिएट सराउंडिंग से। लेकिन अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि उनके इमीडिएट सराउंडिंग में पानी का सोर्स हो, वाटर सोर्स हो। तो अगर उनकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो हो सकता है कि उनको थोड़ी दिक्कत आए, थोड़ी मुश्किल आए, थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़े टू फाइंड और लोकेट अ सोर्स ऑफ वाटर इन देयर इमीडिएट विसिनिटी, इन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। हो सकता है उन्हें पानी मिल भी जाए, बट ये जरूरी नहीं है, दे हैव टू बी लकी। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए। इस चैलेंज को कॉम्बैट करने के लिए, इस चैलेंज को का सामना करने के लिए नेचर ने ऐसे एनिमल्स में एक ऐसा मैकेनिज्म डिजाइन किया है, एक ऐसा एलिगेंट और ब्यूटीफुल ऑपरेशन इवॉल्व किया है जिसकी मदद से वो वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, पानी अगर नहीं मिले तो हम पानी की कमी को ही या लॉस को ही अगर मिनिमाइज कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। और अगर हम देखें तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी मैमल्स, टेरेस्ट्रियल मैमल्स के अंदर ऑल्दो कुछ मैमल्स पानी में भी रहते हैं जैसे व्हेल एंड डॉल्फिन एक्सेट्रा, बट मोस्टली जो मैमल्स हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल मैमल्स के अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ है। ऑलराइट, तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, दिस इज अ वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म। ये पानी को बचाने की एक तकनीक है जो डेवलप हुई है टेरेस्ट्रियल मैमल्स के अंदर। और वो कैसे होता है हम देखेंगे, टेकिंग ह्यूमन बींग्स एज एन एग्जाम्पल, टेकिंग मैन एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर देखें तो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा भी मैमल्स के अंदर ही प्रेजेंट है, ये भी याद रखिएगा। ऑलराइट, तो अगर हम किडनीज का स्ट्रक्चर देखें तो किडनीज का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें किडनीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक बाहर वाला पार्ट और एक अंदर वाला पार्ट। तो जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट होता है डीपर इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको हम मेडुला बोलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल मेडुला, एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला, उसी तरह किडनी में भी रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला प्रेजेंट होता है। और किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का, उस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं नेफ्रॉन। हम सबको ऑलरेडी पता है, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी हम सब ने ऑलरेडी देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, नथिंग न्यू। नेफ्रॉन के अंदर एक बोमन्स कैप्सूल होता है, फिर एक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, उसके बाद एक लूप ऑफ हेनले बनता है, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, फिर एक कलेक्टिंग डक्ट होता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा क्योंकि इसमें मैंने काउंटर करंट मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन किया है, बट मैं रफली आपको बता देता हूँ। देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये है नेफ्रॉन। ओके, अब ये बोमन्स कैप्सूल होता है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। प्रॉक्सिमल मतलब पास, किसके पास? बोमन्स कैप्सूल के पास। कॉन्वोल्यूटेड मतलब बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ। तो ऐसा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो बोमन्स कैप्सूल के पास है वो पीसीटी है। फिर लूप बन रहा है, इसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। एक ऐसा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो बोमन्स कैप्सूल से थोड़ा दूर है, उसको डीसीटी बोलते हैं। फिर कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है। सो दिस इज द
ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। ऑलराइट, तो ये जो किडनी में फिल्ट्रेशन होता है ये ब्लड का होता है। ओके, तो जो ब्लड किडनी में आएगा ऑब्वियसली वो प्योर नहीं होगा, क्योंकि उसको प्योर होना है। तो किस तरह का ब्लड किडनी में आ रहा है? इम्प्योर ब्लड किडनी में आ रहा है। इम्प्योर ब्लड मतलब क्या? क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है? जरूरी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, लेकिन इम्प्योरिटी का जो लिटरल मीनिंग है, जो फिजियोलॉजिकल मीनिंग है, वो ये है कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे पूरे बॉडी से आ रहे हैं, हमारे बॉडी में सेल्स हैं और हर सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, मेटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शंस में बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं या टूट रहे हैं वो सेल के लिए जरूरी होते हैं, सेल के फंक्शनिंग में काम आते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स काम नहीं आते और इनको हम बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो बाई प्रोडक्ट्स अगर सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होने लग गए तो वो सेल्स के नॉर्मल रिएक्शन में इंटरफेयर करने लगते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को या बाई प्रोडक्ट्स को सेल से बाहर निकालना जरूरी है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये जब सेल से बाहर निकलते हैं इम्प्योरिटीज या मेटाबॉलिक वेस्ट, ये ब्लड में जाते हैं और तब ब्लड इम्प्योर कहलाता है। तो किडनी में ऐसा कौन सा ब्लड वेसल है जो इम्प्योर ब्लड को लेकर आ रहा है, या ऐसा कौन सा ब्लड वेसल है जो मेटाबॉलिक वेस्ट को लेकर आ रहा है, उसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी। सिंपल, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो रीनल आर्टरी जैसे ही किडनी के अंदर आता है, वो किडनी के अंदर जाकर ब्रांच करता है और एक आर्टेरियोल बनाता है। तो आर्टरी का जो फाइन ब्रांच है उसको आर्टेरियोल बोलते हैं। जैसे ट्यूब का जो फाइन ब्रांच है उसको ट्यूब्यूल बोलते हैं, वैसे आर्टरी का जो फाइन ब्रांच है उसको हम आर्टेरियोल बोलते हैं। ठीक है, तो रीनल आर्टरी का जो फाइन ब्रांच आर्टेरियोल बनकर नेफ्रॉन तक पहुंचता है उसको हम एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। ऑलराइट, तो अगर हम देखें किडनी का स्ट्रक्चर, ग्रॉस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो किडनी तो कुछ ऐसा होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। इसका बाहर वाला जो पार्ट है, बाहर वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम बोल देते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और इसका जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, सेंट्रल पोर्शन, दिस इज द रीनल मेडुला। ठीक है, तो ये बाहर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स पार्ट और अंदर वाला पार्ट है मेडुला पार्ट। किडनी के अंदर हम देखते हैं नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट या फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, तो किडनी में जो नेफ्रॉन का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो अरेंजमेंट होता है, वो दो तरह का होता है। एक तो कुछ ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं और उनका लूप ऑफ हेनले काफी रिड्यूस्ड होता है या एब्सेंट होता है। ठीक है, तो सपोज ये एक नेफ्रॉन है, ये पीसीटी, ये बोमन्स कैप्सूल हो गया, ये इसका पीसीटी हो गया, और ये छोटा सा लूप ऑफ हेनले बना, और फिर डीसीटी हो गया, और फिर कलेक्टिंग डक्ट हो गया, इस तरह का। तो ऐसे नेफ्रॉन्स जो मेजरली कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक, कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत लॉन्ग होता है और वो पेनिट्रेट करता है डीप इनटू द मेडुला रीजन। ठीक है, तो देखिए सपोज यहाँ पे एक बोमन्स कैप्सूल है, ये बोमन्स कैप्सूल है, ये पीसीटी बना, ये पीसीटी बना, और फिर ये लूप ऑफ हेनले बना। ये देखिए मैं यहाँ वाला जो शेडेड पार्ट है उसको मिटा रहा हूँ, ये लूप ऑफ हेनले बना ऐसे, और ये मेडुला के डीप तक पेनिट्रेट किया, फिर बाहर डीसीटी आया और फिर कलेक्टिंग करता है। तो इस तरह के नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, इस तरह के नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो देखिए एक्सक्रीशन वाला जो पार्ट है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स दोनों तरह के ही नेफ्रॉन्स करते हैं, लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन वाला जो पार्ट है, ऑस्मो रेगुलेशन भी एक्सक्रीशन के साथ साथ ही होता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, हमारे अंदर दो तरह के मेन बॉडी फ्लूइड्स हैं, एक ब्लड है और लिम्फ है। तो ब्लड के अंदर अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ गया तो टिश्यू फ्लूइड से पानी ब्लड के अंदर जाना शुरू होगा बाय ऑस्मोसिस। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर्स हाई कंसंट्रेशन टू वाटर्स लो कंसंट्रेशन। तो सोल्यूट कंसंट्रेशन अगर ब्लड में बढ़ गया, इसका मतलब रिलेटिवली पानी का कंसंट्रेशन घट गया एज कंपेयर टू टिश्यू फ्लूइड। तो पानी कहाँ से कहाँ जाने लगेगा? टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में जाने लगेगा। तो ब्लड का वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ जाएगा, टिश्यू फ्लूइड में पानी थोड़ा कम हो जाएगा और टिश्यू ड्राई होना शुरू हो जाएगा। वाइसी वर्सा भी पॉसिबल है। अगर टिश्यू फ्लूइड में पानी का कंसंट्रेशन, सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है
तो ब्लड से पानी कहाँ जाने लगेगा, टिश्यू फ्लूइड में जाने लगेगा, टिश्यू फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टिश्यू स्वेल होने लगेगा और ब्लड के अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम कम होने लगेगा, ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन की मदद से सॉल्यूट का एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ब्लड में मेंटेन करना जरूरी होता है ताकि ब्लड वॉल्यूम एक ऑप्टिमम रेंज में मेंटेन रहे, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, ठीक है, 120/80 mm of Hg के अराउंड रहे, ठीक है। इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, जो कि किडनी करता है। तो अलॉन्ग विथ एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। और ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए ही काउंटर करंट मैकेनिज्म काम में आता है, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म इज अ मेजर मैकेनिज्म विच इज वेरी क्लोजली रिलेटेड विथ ऑस्मो रेगुलेशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग क्लोजली रिलेटेड विथ ऑस्मो रेगुलेशन ये क्या करता है, पानी को कंजर्व करने में मदद करता है, पानी को ज्यादा से ज्यादा सेव करने में मदद करता है। इसकी वजह से वाटर लॉस कम होता है और वाटर लॉस कम होने की वजह से हमें पानी की कमी अगर हो जाती है तो उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारे अंदर है। तो एज अ मैन, एज ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम काउंटर करंट मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करें किडनी के अंदर, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी पता है। अब हम उसके अराउंड जो ब्लड का फ्लो है उसको देखते हैं, ठीक है। हमें पता है कि रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड को किडनी के अंदर लेकर आ रही है, और रीनल आर्टरी जैसे ही इम्प्योर ब्लड को किडनी के अंदर लेकर आएगी, रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड को किडनी के अंदर लेकर आई, दिस इज द इम्प्योर ब्लड, और किडनी के अंदर घुसते ही इस रीनल आर्टरी का एक ब्रांचिंग होता है, ठीक है, दिस इज द रीनल आर्टरी, इसका ब्रांचिंग हुआ, फाइन ब्रांचिंग हुआ, तो आर्टरी का ब्रांचिंग होकर क्या बन जाएगा, आर्टेरियोल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आर्टेरियोल जो इम्प्योर ब्लड को किडनी के अंदर नेफ्रॉन तक पहुंचाए, उस आर्टेरियोल को हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। तो ये हो गया एफरेंट आर्टेरियोल, और ये एफरेंट आर्टेरियोल नेफ्रॉन के अंदर, यहाँ पे नेफ्रॉन के कैविटी में आ जाता है, ठीक है, ल्यूमेन में नहीं, कैविटी में। अगर नेफ्रॉन ऐसा है, अगर ये नेफ्रॉन, अगर ये बोमन्स कैप्सूल है, तो बोमन्स कैप्सूल जो है कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, उस जिसके अंदर एक कैविटी है, और ये ल्यूमेन है, दिस इज द ल्यूमेन। तो इस कैविटी के अंदर एफरेंट आर्टेरियोल आता है, और इस कैविटी के अंदर आने के बाद उसकी बहुत फाइन ब्रांचिंग होती है, जबकि ये एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जैसे ही बन गया, हमारा ग्लोमेरुलस बन गया यहाँ पे, ठीक है। और यहीं से फिल्ट्रेशन होगा, और जो भी इम्प्योरिटी है वो बोमन्स कैप्सूल के कैविटी में नहीं, कहाँ चली जाएगी, ल्यूमेन में चली जाएगी। तो बोमन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में चला गया बहुत सारा इम्प्योरिटी, और ये इम्प्योरिटी ल्यूमेन से होते हुए पीसीटी में जाएगा, पीसीटी से होते हुए लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले से डीसीटी में, डीसीटी से फिर कलेक्टिंग डक्ट में होते हुए फिर वो किडनी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसी को हम यूरिन बोलते हैं। नाउ हम ब्लड फ्लो देख रहे थे, तो जो एफरेंट आर्टेरियोल आया वो यहाँ पे कैपिलरीज बनाने के बाद फिल्ट्रेशन हो गया, इम्प्योरिटी निकल गई, ब्लड प्योर हो गया। प्योर होने के बाद जो ब्लड वेसल प्योर ब्लड को ग्लोमेरुलस से बाहर लेकर जाता है, उसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। तो ये क्या हो गया, दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इफरेंट आर्टेरियोल जैसे ही बाहर निकलता है, ये हमारे पूरे नेफ्रॉन के लेंथ के अलॉन्ग एक ब्लड का नेटवर्क बनाता है, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क बनाता है। ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही बहता है, क्योंकि हमारे अंदर एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड कैपिलरीज के बाहर कभी भी ब्लड नहीं निकलता है, या ब्लड वेसल्स के बाहर ब्लड कभी भी नहीं निकलता है। इसीलिए ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो नेफ्रॉन के अराउंड बनते हैं, किसके द्वारा, कौन बनाता है, किसकी ब्रांचिंग होती है, इफरेंट आर्टेरियोल की ब्रांचिंग होती है। उसको हम क्या बोल देते हैं, इस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज को हम बोल देते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, या पीटीसी बोलते हैं। पीसीटी से कंफ्यूज मत होइएगा, पीसीटी होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और पीटीसी होता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बन गए, ये ऐसे बन गए। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का ही वो वाला हिस्सा, ये देखिए, इफरेंट आर्टेरियोल यहाँ से गया, पीसीटी के ऊपर गया, पीसीटी से फिर डीसीटी की तरफ गया, डीसीटी से फिर नीचे आया, और लूप ऑफ हेनले के पैरेलली एक और हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। तो ये जो हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम बोल देते हैं वासा रेक्टा, ठीक है।
तो ये जो वासा रेक्टा है दिस इज अ पार्ट ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब देखिए काउंटर करंट मैकेनिज्म मतलब काउंटर मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, और करंट का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो या रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, डायरेक्शन एंड रेट ऑफ फ्लो। तो जो काउंटर करंट क्या फ्लो कर रहा है, किसके ऑपोजिट फ्लो कर रहा है, तो सबसे पहले देखिए अगर हम लूप ऑफ हेनले को देखें तो यहाँ से जो फिल्ट्रेट बना था ल्यूमेन ऑफ द बोमन्स कैप्सूल में, उसको हम कहते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट होता है। इस लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए इस लिम्ब को हम कह देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इस लिम्ब में नेफ्रिक फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस लिम्ब को हम बोल देते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पे फिर डीसीटी से होते हुए। तो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब एक काउंटर करंट बना रहा है, क्योंकि एक तरफ नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, एक लिम्ब में ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ये काउंटर करंट हो गया। दूसरा काउंटर करंट देखिए, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा में भी फ्लो का डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है। वासा रेक्टा में ब्लड नीचे की तरफ यहाँ फ्लो कर रहा है, क्योंकि ब्लड डिफरेंट आर्टेरियोल से होते हुए यहाँ नीचे आया है, ठीक है, और असेंडिंग लिम्ब में नेफ्रिक फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इन दोनों का भी फ्लो का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये भी एक काउंटर करंट बना रहा है। सिमिलरली डिसेंडिंग लिम्ब और इस तरफ का वासा रेक्टा, इन दोनों में भी डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो ऑपोजिट है, तो ये भी एक काउंटर करंट बना रहा है। तो हमने तीन तरह के काउंटर करंट यहाँ पे देख लिए, एक डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब का, एक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के इस तरफ वाले पार्ट का, और एक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के इस तरफ वाले पार्ट का। तो ये काउंटर करंट हो गया या ऑपोजिट फ्लो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि लूप ऑफ हेनले के अलग अलग पार्ट्स में परमिएबिलिटी अलग अलग चीजों की अलग अलग होती है, ठीक है। परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है? फ्लो करने का जो परमिशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी, ऑलराइट। तो अगर हम लूप ऑफ हेनले को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है लूप ऑफ हेनले का, दैट इज रिलेटिवली थिक, उसका डायमीटर थोड़ा मोटा है, थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इसको हम कहते हैं थिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब। सिमिलरली नीचे की तरफ देखें तो उसका डायमीटर कम है, तो वो हो जाता है थिन पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब। अगर हम यहाँ पे देखें तो नीचे वाला पार्ट का डायमीटर थोड़ा कम है, तो वो हो जाता है थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। ऊपर वाला पार्ट का डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, वो हो जाएगा थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो अलग अलग डायमीटर्स हो गए। अगर हम थिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब को देखें तो इट इज रेडिली परमिएबल टू वाटर ओनली, इट इज रेडिली परमिएबल टू वाटर, सिर्फ पानी पास कर सकता है वहां से, और कुछ पास नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम नीचे वाले पार्ट को देखें ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब, विच इज द थिन पार्ट, दैट इज पैसिवली परमिएबल टू वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूट्स, छोटे छोटे सॉल्यूट्स को भी वो परमिट करता है, जैसे NaCl और यूरिया वगैरह को भी वो परमिट कर देता है, ठीक है। अगर हम नीचे वाले पार्ट को देखें असेंडिंग लिम्ब के, सो दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट इज परमिएबल टू स्मॉल सॉल्यूट्स लाइक NaCl एंड वाटर, सॉरी NaCl एंड यूरिया। तो नीचे वाला जो पार्ट है असेंडिंग लिम्ब का, दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू स्मॉल सॉल्यूट्स लाइक NaCl एंड यूरिया। अगर हम ऊपर वाले पार्ट को देखें असेंडिंग लिम्ब के, सो दैट इज एक्टिवली परमिएबल टू NaCl ओनली एंड इम्परमिएबल टू वाटर। इसका मतलब वो NaCl को अलाउ करेगा, लेकिन अगर NaCl इस फिल्ट्रेट में कम भी होगा और इसके बगल वाले फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड में ज्यादा भी होगा, तो नॉर्मली क्या होता है कि फ्लो नहीं हो पाता है NaCl का, क्योंकि बाय पैसिव डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। लेकिन जब एक्टिव फ्लो होने लगता है तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी NaCl जा सकता है एट द एक्सपेंस ऑफ ATP। तो ATP के एक्सपेंस से एक्टिवली NaCl थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब से बाहर निकल सकता है, दैट इज व्हाई इट इज सेड इट इज एक्टिवली परमिएबल टू NaCl, लेकिन पानी पास नहीं कर सकता, सो इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। व्हाट इज इम्परमिएबल टू वाटर? थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, राइट। तो ये परमिएबिलिटी का डिफरेंस हमने अब समझ लिया। अब देखिए होता क्या है कि जैसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट इस पूरे नेफ्रॉन के लेंथ अलोंग द लेंथ फ्लो कर रहा है, तो असेंडिंग लिम्ब चूंकि एक्टिवली परमिएबल है NaCl के लिए, तो NaCl बाहर निकलने लगेगा इस फिल्ट्रेट से, बहुत सारा NaCl बाहर निकलेगा, ठीक है। पैसिवली तो फ्लो करेगा ही, लेकिन अगर NaCl पैसिवली फ्लो करने के बाद कम भी हो जाएगा तब भी एक्टिवली और पुश करेगा NaCl को बाहर। तो इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, इसका मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में मतलब किडनी के मेडुला वाले पार्ट के टिश्यू फ्लूइड में क्या हो जाएगा? NaCl का कंसंट्रेशन बहुत हाई होने लगेगा। तो जैसे ही NaCl का कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई होने लगेगा, यहाँ पे देखिए पानी कहाँ से कहाँ जाएगा?
पानी को क्या होना चाहिए, यहाँ से पानी को भी निकलना चाहिए फिल्ट्रेट से, लेकिन इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, तो पानी वहां से नहीं निकल सकता। अब यहाँ पे NaCl है, तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो तो परमिएबल है वाटर के लिए, तो वहां से पानी बाहर निकलने लगेगा। तो जैसे ही पानी वहां से बाहर निकलने लगेगा, क्या होगा, ये फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो जाएगा, फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पानी की कमी होने लगेगी, किसमें, फिल्ट्रेट में। और चूंकि NaCl बाहर निकला है टिश्यू फ्लूइड में, तो उसमें एक ऑस्मोलैरिटी डेवलप होगी। कहाँ पे ऑस्मोलैरिटी डेवलप होगी, इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम के ऊपर वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट, यहाँ वाले पार्ट, यहाँ वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, जो ऐसा पार्ट जो कि कॉर्टेक्स के नजदीक है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में जब ये डेवलप होने लगेगा ऑस्मोलैरिटी, दैट इज 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। उसका मैग्नीट्यूड होता है 300, और मिली ऑस्मोल्स पर लीटर इज द यूनिट ऑफ ऑस्मोलैरिटी। तो इस रीजन में 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर क्या डेवलप हो गया, ऑस्मोलैरिटी डेवलप हो गई। ठीक है, अब देखिए ये NaCl जैसे ही बाहर निकलेगा, ये NaCl जैसे ही बाहर निकलेगा, तो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी NaCl जाएगा, दोनों डायरेक्शन में निकलेगा। अगर परमिएबिलिटी ही है तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही डायरेक्शन में NaCl निकल रहा है। NaCl यहाँ भी निकल रहा है, इस तरफ भी निकल रहा है, तो इस तरफ निकलने के बाद वासा रेक्टा में ये घुस जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा NaCl, और चूंकि ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ऊपर जाने के बाद इस पार्ट ऑफ वासा रेक्टा से NaCl फिर से बाहर निकल जाएगा, इस पार्ट, और NaCl नीचे वाले पार्ट में जमा होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया क्या, ये हो गया NaCl का सर्किट। दिस इज द सर्किट ऑफ NaCl। अब हम देखते हैं यूरिया का सर्किट क्या होता है। एक यूरिया साइकिल भी चलता है। ये जो यूरिया का सर्किट होता है, देखिए जो लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज परमिएबल टू यूरिया। तो यूरिया लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकला, कहाँ गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जमा होना शुरू हो गया। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जैसे ही यूरिया का कंसेंट्रेशन बढ़ने लगा, क्या होगा, पानी कलेक्टिंग डक्ट से मेडुलरी इंटरस्टिशियम की तरफ फॉलो करेगा। ठीक है, बाय ऑस्मोसिस। तो बाय ऑस्मोसिस जैसे ही पानी बाहर निकलने लगेगा, क्या होगा, यूरिन जो यहाँ से फिल्ट्रेट बह रहा था वो कंसेंट्रेट हो जाएगा, क्योंकि पानी वहां से निकल गया। तो एक तो कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट यहाँ पे हो गया, दूसरा कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट यहाँ पे हो गया, तो क्या हो गया, पानी कंजर्व हो गया। दिस इज वन वे बाय विच वाटर गेट्स कंजर्व। अब देखिए ऊपर की तरफ तो 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर है, क्यों, क्योंकि सिर्फ NaCl की वजह से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन क्रिएट हुआ है। अब जैसे ही इस फिल्ट्रेट से पानी बाहर की तरफ आया था और यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल्स क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ NaCl। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से बाहर आ गया तो ये फिल्ट्रेट इतना सही रह गया। फिल्ट्रेशन तो कंटिन्यूअस हो रहा है, और कंटिन्यूअस फिल्ट्रेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट लगातार बन रहा है, और ये लगातार बनता हुआ फिल्ट्रेट फिर से यहाँ पे पहुंचेगा, और पहले वाला जो फिल्ट्रेट था वो नीचे की तरफ पुश हो जाएगा। तो नीचे की तरफ जो पुश हुआ वो फिल्ट्रेट है उसमें पानी रिलेटिवली कम होगा। क्यों, क्योंकि पानी उस वाले फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट यहाँ पे था उस टाइम पे, उस फिल्ट्रेट से ऑलरेडी पानी बहुत निकल चुका है NaCl को फॉलो करते हुए। तो जब ये फ्रेश फिल्ट्रेट यहाँ पे आएगा, यहाँ वाला फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे वाले फिल्ट्रेट में पानी पहले ही कम है, तो जो भी पानी बाहर निकलेगा उसमें कम पानी निकलेगा, तो यहाँ का जो ऑस्मोलैरिटी होगा वो रिलेटिवली हाई रहेगा। अब सवाल है कि यहाँ पे क्यों निकलेगा, यहाँ पे इसलिए निकलेगा क्योंकि यहाँ से यूरिया भी निकला है। ठीक है, यहाँ से यूरिया भी निकला है, यहाँ से NaCl आया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी निकल तो रहा है। अब हमें पता है कि जो डिसेंडिंग थिन पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब है दैट इज पैसिवली परमिएबल टू वाटर एंड आल्सो स्मॉल सॉल्यूट्स लाइक NaCl एंड यूरिया। तो यहाँ से NaCl भी निकल रहा है, यूरिया भी निकल रहा है, यहाँ से भी यूरिया आ रहा है, यहाँ से NaCl आ रहा है। तो नीचे वाले पार्ट का जो ऑस्मोलैरिटी है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का, वो ऊपर वाले पार्ट से ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो एक तरह का ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट। तो ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस, ग्रेजुअल डिफरेंस या ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियम स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटर रीजन ऑफ द मेडुला टू द डीपर मेडुला। कैसे कैसे इंक्रीज होता है, सबसे ऊपर 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, उसके नीचे 600 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, उसके नीचे 900 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, और डीपेस्ट रीजन्स में 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर तक का जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो पानी भी कंजर्व हो गया, और पानी क्यों कंजर्व हुआ, पानी इसलिए कंजर्व हुआ क्योंकि ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट क्रिएट हुआ।
और ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट क्यों क्रिएट हुआ? इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि लूप ऑफ हेनले की परमिएबिलिटी अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग है एट डिफरेंट रीजन्स। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसकी वजह से पानी कंजर्व हो गया और यूरिन कंसंट्रेट हो गया, उसकी वजह से हमें पानी की दिक्कत या वाटर लॉस की दिक्कत हमने मिनिमाइज कर ली। नाउ ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ये रैंडमली या हैफहजार्ड वे में अगर चलेगा तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाए यूरिन का और हमारी बॉडी फ्लूइड्स में वाटर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो दैट इज ऑल्सो अनडिजायरेबल। तो एक ऑप्टिमम रेंज होना चाहिए जिस रेंज में काउंटर करंट मैकेनिज्म चले, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम जो है वो ऑप्टिमम रेंज में रहे। ठीक है, तो इसका मतलब इस मैकेनिज्म का रेगुलेशन भी जरूरी है, ये रैंडमली नहीं चल सकता। तो इसका जो रेगुलेशन है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन की मदद से होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, विच इज अ पार्ट ऑफ द डाइंसिफेलॉन ऑफ द ब्रेन, वहां पे एक हार्मोन सिंथेसाइज होता है या सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ADH बोलते हैं। तो जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, आई विल राइट डाउन व्हाट इज ADH। इट इज दिस हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है? ADH, विच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब देखिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या क्यों बोला? डायूरेसिस का मतलब होता है डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन। अगर एक्सेसिव यूरिनेशन होगा तो पानी का लॉस ज्यादा होगा। तो एक ऐसा हार्मोन जो एंटी डायूरेसिस का काम करे, उसको हम क्या बोल देंगे? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, वो कहाँ सिक्रीट होता है? कौन सिक्रीट करता है? हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, विच इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, और जब ये सिक्रीट करता है तो उस एंटी डायूरेटिक हार्मोन को कहाँ भेज देता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भेज देता है। तो पिट्यूटरी के दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक मिड पिट्यूटरी भी होता है जिसको हम लोग पास इंटरमीडिया बोलते हैं, जिसको हम वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन पार्ट। लेकिन अभी हम बोलेंगे कि ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये सिंथेसाइज और सिक्रीट कौन करता है? इट सिंथेसाइज एंड secreted by hypothalamus, और ये कहाँ चला जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक, अब जैसे ही हमें पता है कि हर एक ऑर्गन और हर एक टिश्यू में ब्लड सप्लाई है, तो जैसे ही ब्लड का प्रेशर या वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमारे हाइपोथैलेमस को पता चल जाएगा, और ये हाइपोथैलेमस मैसेज कहाँ भेज देगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भेज देगा। और ये जो मैसेज है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को रिलीज करवाएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि तुम रिलीज करो। क्या रिलीज करो? ADH को रिलीज करो। सिक्रीट और सिंथेसाइज तो हाइपोथैलेमस किया है, लेकिन स्टोर हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा, भैया मैंने ADH सिंथेसाइज किया था, मैंने आपको दिया था, अब ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर भी कम हो रहा है, तो आप जल्दी से ADH को रिलीज कर दीजिए। ये रिलीज कर देगा ADH। अब जैसे ही ADH रिलीज होगा, क्या हो जाएगा? कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होंगी जिसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर कम हो गया था वो फिर से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। क्या होगा? सबसे पहले ये ADH कुछ काम करेगा। ये क्या करेगा? DCT में वाटर की परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा। DCT में इट इंक्रीजेस द वाटर परमिएबिलिटी। जैसे ही DCT में वाटर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, क्या होगा? जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट DCT में बह रहा है, वहां से पानी बहुत सारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चला जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ये तो एक काम करेगा। दूसरा काम क्या करेगा ADH? लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में परमिएबिलिटी ऑफ यूरिया को बढ़ा देगा। इट राइजेस द परमिएबिलिटी ऑफ यूरिया। ठीक है, जैसे ही यूरिया की परमिएबिलिटी लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा? यूरिया बहुत ज्यादा निकलने लगेगा कलेक्टिंग डक्ट से।
तो जैसे यूरिया निकलेगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और बाय ऑस्मोसिस कलेक्टिंग डक्ट से पानी फॉलो करेगा जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाने लगेगा। फिर मेडुलरी इंटरस्टिशियम से यही पानी वासा रेक्टा में चला जाएगा। वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो कर रहा है, पानी चला गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ऑप्टिमम रेंज पे पहुंच गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि एडीएच की मदद से, केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म में मदद करती हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट the beauty of regulatory mechanisms present in almost all the physiological systems of our body. हमारे सारे physiological systems में regulatory mechanisms हैं, या तो न्यूरल रेगुलेशन होता है या केमिकल रेगुलेशन होता है with the help of hormones, ताकि all the organ systems work in a coordinated way और homeostasis maintain रहे। Homeostasis is maintenance of constant internal environment, ताकि हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक जितने भी वेरिएबल्स हैं, फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, वो एक ऑप्टिमम रेंज में मेंटेन रहें। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस the other topics in the next lecture videos. Thank you so much and have a great time.